अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और आज हमारे पास आपको देने के लिए दो खुशखबरी हैं। पहली खुशखबरी तो चाइना की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है उसने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए एक मुकामी कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया है और इसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक बसेस बनना शुरू होंगी। इस कंपनी की ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक बस कराची के अंदर ट्रायल बेसिस पर चल रही है, जिसका जो खर्च है वो आम बस से आधा है। इससे लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया हो सकती है और उसको डिस्कस करना है। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सयाहत है वो हमारी पहुंच से इस तादाद से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। टूरिज़्म, लोकल टूरिज़्म इस कदर फल फूल गया है कि अब उसे संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो वक्त आ गया है कि अब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर टाइम लगाएं, पैसा लगाएं, क्योंकि ईद की छुट्टियां जो थी, जो 5 दिन थे, उस दौरान सिर्फ मालाकंड डिवीज़न जिसके अंदर सवात आता है 5.5 लाख गाड़ियां एंटर हुई हैं और लोगों ने ज़मीन पर सड़कों के किनारे कई रातें बसर की हैं। इसी के साथ साथ स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा एक दिन के दौरान 12 फ़्लाइट्स आई और गई हैं। इनको हैंडल किया गया, जबकि इससे पहले एक हफ्ते के दौरान 5 फ़्लाइट्स हैंडल की जाती थी। तो आइए चलते हैं, पहले उस कंपनी को जानते हैं। ये है BYD। ये चाइना का सबसे बड़ा ग्रुप है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाता है। सालाना 1,10,000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कामयाबी से फ़रोख्त करता है। उसके अलावा इनकी 40,000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं जो दुनिया भर में चल रही हैं। तो इस कंपनी ने पाकिस्तानी सफ़ायर ग्रुप है, पाकिस्तान के टॉप 10 टेक्सटाइल के ग्रुप्स में शुमार होता है, उसके साथ एक मुआहदा किया है जिसके तहत ये पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएंगे बल्कि इलेक्ट्रिक बसेस भी बनाएंगे। और इलेक्ट्रिक बसेस का कामयाब तजर्बा पाकिस्तान में रवां साल ही किया गया है। मार्च अप्रैल के महीने में एक इलेक्ट्रिक बस मंगवाई गई चाइना से और उसको यहाँ पर कराची के अंदर उसका ट्रायल किया गया। 15-20 दिन बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इस बस को एक दफ़ा चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और इसकी जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, वो डीजल वाली बस से आधी है, यानी 50% बचत होती है और इससे जो पोल्यूशन है वो ना होने के बराबर है। अब इस इलेक्ट्रिक बस को चार्ज कहाँ से करना है, तो वो ये है कि पाकिस्तान के पास अपनी ज़रूरत से ज़ायद बिजली मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन मौजूद नहीं जो उस बिजली को बिजली घर से चार्जिंग स्टेशन तक ला सके, और दूसरा इस बिजली की कीमत ज़्यादा है, आम घरेलू सार्फिन उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो अब ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, वो आम घरेलू सार्फिन से थोड़ी महंगी बिजली भी बर्दाश्त करने के काबिल हैं, क्योंकि वो फिर भी डीजल और पेट्रोल से कहीं सस्ती पड़ती है। तो अब चूँकि पाकिस्तान 100 अरब रुपया तो इस साल के दौरान ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करने पर लगा रहा है, इसी के साथ साथ मुल्क भर में चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ज़ायद बिजली सिस्टम में मौजूद है, जिसका हम किराया तो अदा कर रहे हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो बिजली हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक बसेस थोड़े महंगे दामों इस्तेमाल कर लेंगी। लेकिन वो फिर भी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि 115-18 रुपये वाले पेट्रोल डीजल से सस्ती पड़ेगी। अब पाकिस्तान के अंदर 2,40,000 से ज़ायद बसेस इस वक्त चल रही हैं और बसों का किराया जो है वो आम शख्स की पहुंच से कहीं दूर हो गया है। तो इन इलेक्ट्रिक बसेस की वजह से हर बस के किराए में 50% तक कमी लाना मुमकिन है। तो ये हम देखते हैं कि अगले 2-3 सालों के दौरान इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस का भी एक रवाज आने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस आने के बाद पाकिस्तान में जो किराया है मुख्तलिफ शहरों के दरमियान और शहरों के अंदर भी उसमें कमी वाक़ होगी। तो इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी हम खुशखबरी की तरफ। वो है कि आदाद शुमार आए हैं। ईद की 5-6 छुट्टियाँ थी, उस दौरान पाकिस्तानियों ने कहाँ सैर सपाटे किए। सबसे अहम तो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। उस हुकूमत ने 5 दिनों के दौरान 4 अरब रुपये सिर्फ सयाहत से कमा लिए हैं और इसके अदाद शुमार कुछ यूँ है कि जो मालाकंड डिवीज़न है जिसके अंदर सवात आता है, दीर आता है, शांगला वगैरह, उसके अंदर 5.5 लाख गाड़ियाँ जो हैं सिर्फ ईद की छुट्टियों में 5 दिनों में दाखिल हुई हैं। उसके अलावा 2 लाख गाड़ियाँ यानी 10 लाख मुसाफिर जो हैं वो गलियात के अंदर गए हैं,
وہاں سیر کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 12 لاکھ سیاح جو ہیں وہ کاغان ناران ویلی میں گئے ہیں۔ اور میرے لیے حیران کن ہے کہ اس دفعہ ایک نئی سائٹ کھلی ہے شمالی وزیرستان۔ ہمارے وزیرستان دونوں بہت خوبصورت ہیں، سابق فاٹا بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ علاقہ غیر ہونے کی وجہ سے، کچھ وہاں پر انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے لوگ جانے سے کتراتے تھے۔ لیکن اس عید کے اوپر 1 لاکھ سیاحوں نے صرف شمالی وزیرستان کا رخ کیا ہے۔ وہاں کی وادیاں بہت خوبصورت ہیں۔ اللہ کرے وہاں پر مزید امن آئے اور انفراسٹرکچر بہتر ہو تو لوگ گلیات کے علاوہ وہاں کا رخ کرنا شروع کریں۔ پھر اس کے اندر ایک اچھا ایڈیشن یہ ہوا کہ PIA نے، کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں، لوکل ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے ریٹ مناسب کی ہیں، فلائٹس کی فریکوینسی بڑھائی ہے۔ تو اسکردو ایئرپورٹ نے پاکستان کے 73 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دن کے اندر 12 فلائٹس کو ہینڈل کیا ہے۔ 6 فلائٹس یہاں پر لینڈ کی ہیں سیاحوں کو لے کر، اور 6 فلائٹس ہی سیاحوں کو واپس لے کر گئی ہیں۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اوسطاً ایک ہفتے کے دوران صرف 5 فلائٹس اسکردو ایئرپورٹ پہ آتی تھیں۔ اس حساب سے تو 10 گنا سے بھی زیادہ کا جمپ ہے۔ تو اب پاکستان کے اندر لوکل ٹورزم اتنا پنپ رہا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں ان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے قوانین اچھے بنائیں۔ وہاں ہوٹلز کی بہت شارٹیج ہے، مقامی آبادی کو ٹرین کرے۔ جو حکومت نے پلان بنایا تھا کہ 2-3 لاکھ روپیہ مقامی آبادی کو دیں گے کہ اپنے گھر کے ساتھ ایک کمرہ سیاحوں کے لیے اور بما واش روم تیار کریں تاکہ لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو روزگار مل سکے۔ کیونکہ یہاں پر جو لوگ گئے ان بیچاروں نے رش میں پھنسنے کی وجہ سے، پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے، ہوٹل نہ ملنے کی وجہ سے سڑکوں پہ راتیں گزاری، بہت مسائل میں رہے ہیں۔ ٹریفک جیم کی تصاویر تو بھری پڑی ہیں پورے ہمارے سوشل میڈیا پہ۔ اب یہاں پر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، جنرل مہنگائی ہے، لیکن یہ جو لاکھوں لوگ امٹ پڑتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے پاکستانی ہی ہیں نا، جو ان سیاحت کے نام پر اتنے لاکھوں روپے لگاتے ہیں، پوری فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو جناب مہنگائی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ملک میں اچھا بھی ہو رہا ہے، تبھی تو لوگ اتنے لاکھوں ملینز کی تعداد میں سیاحت کے لیے گئے، ورنہ کون جاتا تھا؟ آج سے 5 سال 10 سال پہلے بڑی حد لوگ مری جایا کرتے تھے اور وہاں پر رش ہوا کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ PIA جو ہے اب وہ اسکردو کے لیے جو فلائٹس آپریٹ کر رہا ہے، کراچی، اسلام آباد، لاہور کے علاوہ فیصل آباد، ملتان اور سیالکوٹ جیسے نسبتاً چھوٹے شہروں سے بھی ڈائریکٹ فلائٹس جا رہی ہیں۔ اور اب اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل کیا جا رہا ہے، اس کا تو باقاعدہ بورڈ بھی بن گیا ہے۔ امید کرتے ہیں اسی سال کے اندر اسکردو جو ایئرپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہو جائے گا، بورڈ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان میں ہونے والی اچھی خبریں، پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہم آپ کے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں اور اللہ سے دعا گو رہا کریں کہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔